चलिए तो आज शुरू करते हैं हम कि हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को समझते हैं कि चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं, इसके क्वेश्चन आंसर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है ना। तो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन में ये दिया हुआ है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी मौलिक इकाई है। मौलिक इकाई मतलब बेसिक इकाई वही है। हमारा पूरी बॉडी काय से बनी हुई होती है? कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है। चूंकि हम 5 चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है हमने, इसलिए आपको पता नहीं है, लेकिन अभी आपको ये मानना पड़ेगा कि हम जो है वो हमारा शरीर देखना, हमारा बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी काय से बनी होती है? अंगों से मिलकर बनी हुई होती है। अंग जैसे कान, आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ। केवल जो हम बाहर दिख रहे हैं वो अंग है क्या? बाल भी उसमें ही अंगों में होंगे। सब चीज अंगों से। हमारा पूरा शरीर कैसे बना हुआ है? अंगों से मिलकर बना हुआ है। क्या हमारी बॉडी में उतने ही अंग है जितने हमको दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसके अलावा भी अंग है जो हमारी बॉडी के भीतर है, हमारे अंदर है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लैरिंक्स होता है। लैरिंक्स मतलब कि श्वास नली बोल सकते हो आप। लैरिंक्स होता है यहाँ पर, और यहाँ के बाद हमारे फेफड़े होते हैं। फेफड़े के बाद फेफड़ों के बीच में हार्ट होता है, जो कि एक हमारे मुट्ठी के आकार का होता है ना। ऐसा इस आकार का होता है, इस आकार का, एक मुट्ठी के बराबर होता है। तो वो हार्ट फेफड़ों के बीच धंसा हुआ रहता है। उसके बाद हमारी पसलियां होती हैं, जो कि फेफड़ों को जो है वो बचाती है हमारे बाहरी आवरण से। उसके बाद नीचे जो है वो यकृत होता है। यकृत के बगल में हमारा पेट होता है, अमाशय जिसको हम बोलते हैं, स्टमक, अमाशय बोलते हैं। अमाशय के बगल में छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है ना। और उसके बाद जो है वो किडनियां होती हैं हमारी, किडनियां होती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे जननांग होते हैं। उसके बाद हमारे जो नसें होती हैं, जो जिसमें ब्लड बह रहा होता है। ये सारे अंग हैं। ये सारे अंग मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारा शरीर का निर्माण करते हैं, है ना। अच्छा, ये बात हो गई कि हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? अंगों से मिलकर बना हुआ है। फिर बात करें अंग कैसे बने हुए, उदाहरण के लिए ले लीजिए आपका हार्ट। आपका हृदय जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? तो आपको पता चलेगा जब आप 5 और 6 चैप्टर पढ़ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये अंग जो है वो ऊतक से मिलकर बने हुए होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं? ऊतक। इंग्लिश में बोले तो इनको टिश्यूज बोलते हैं। अब ये ऊतक काय से मिलकर बने हुए होते हैं? ऊतक के बारे में अगर आप देखोगे, ऊतक जो बने होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। देखना स्ट्रक्चर कितना बड़ा हो गया। पहले कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएंगी। ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कोई अंग बनाएंगे। और अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा शरीर का निर्माण करते हैं। तो क्लियर है ना ये बात? कोशिका, कोशिका ने क्या बनाया? ऊतक बनाया। ऊतक ने क्या बनाया? अंगों अंगों को बनाया। और अंगों ने आपस में मिलकर क्या बनाया? हमारा शरीर बनाया, मानव शरीर बनाया। क्लियर है ये बात तो आप सभी को? अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम बोलें कि हम बीमार के कब होते हैं, तो आपको जैसा मैंने बताया कि कोशिका जो है वो हमारा सबसे बेसिक मॉडल है। कोशिकाओं से जो है वो हमारा शरीर बना हुआ होता है, बीच में ऊतक और अंग होते हैं। तो उसी बात पे बात कर रहे हैं यहाँ चैप्टर में। क्वेश्चन, लीवर कहाँ होता है? ऋषि का क्वेश्चन है, लीवर कहाँ पर होता है और ये लीवर होता क्या है? तो लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मैं आपको अपने पेट का तो नहीं बता सकता। जो अपनी पसलियां होती है ना, पसली के जस्ट, आपने पाचन तंत्र पढ़ा है? 2 मिनट, अपन यूज करते हैं ना, अपन इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट होता है इसलिए मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको पाचन तंत्र शायद आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अपन देख लेंगे अभी। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कुछ इस प्रकार से होता है, शायद आपने भी देखा होगा। तो कौन सी बॉडी ले लूं? ये वाली बॉडी ले लेता हूँ। ये आपको दिखा रहा है ऊपर जो अपनी बॉडी ऊपर स्लेवरी ग्लैंड्स होती हैं। स्लेवरी ग्लैंड्स मतलब की होती है जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं। इनको हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथियां। माउथ तो आप जानते ही हो। उसके बाद ईसोफेगस होता है। ये जो O लिखा है ना, ईसोफेगस, इसको हम भोजन नली बोलते हैं, जिससे भोजन नीचे आता है। फिर उसके बाद होता है स्टमक। स्टमक मतलब की होता है पेट।
इसको हिंदी में बोलोगे तो पेट बोलेंगे, और अगर उसमें साइंटिफिक नाम बोलोगे तो इसको बोलते हैं अमाशय। क्या? अमाशय। अच्छा, अमाशय के साथ साथ अग्नाशय भी होता है, इसको पेनक्रियास बोलते हैं। पेनक्रियास को क्या बोलते हैं? अग्नाशय। ये स्टमक मतलब अमाशय, जिसमें हमारा खाना आता है सबसे पहले, जिसको हम बोलते हैं पेट भर जाना। पेट भर जाना स्टमक को ही बोलते हैं, स्टमक, पेट भर जाना, है ना। और साइंटिफिक नाम क्या है? अमाशय। अमाशय के नीचे क्या होता है? पेनक्रियास, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। अग्नाशय के ऊपर ही आपको रेड कलर का दिख रहा है, जो माउस ले जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाता है, जो रेड कलर का होता है इसको बोलते हैं हम क्या? अमाशय। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये अमाशय कहलाता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यही होती है, हमारी बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आप तो बोलोगे कि ये तो हमारे पेट के बराबर ही दिख रहा है, लेकिन पेट जो है वो इसके आगे होता है, और ये जो है वो चौड़ाई में 3D शेप में थोड़ा सा बड़ा होता है। चौड़ाई में समझ सकते हो ना, चौड़ाई में। अभी सामने से तो हमको ये बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका एरिया जो है वो इसका ज्यादा होता है, यकृत का ज्यादा होता है। इसको लीवर को ही बोलते हैं यकृत, है ना। लीवर को ही बोलते हैं यकृत। और शराब पीने से लीवर ही डैमेज होता है, यही लीवर खराब होता है। लीवर क्या काम करता है? लीवर हमारे भोजन को पचाने के लिए। चलो एक बार बात कर लेते हैं हम डाइजेशन सिस्टम की भी, हमारा भोजन कैसे पचता है ना। ये यार 2 मिनट, ये इमेज डाउनलोड हो जाए तो अच्छी बात है। अरे यार हम बात कर लेते थोड़ी सी कि हम जो है वो खाना किस तरह से पाचित होता है, हमारी बॉडी में खाना कैसे पचता है। जनरल नॉलेज की बात है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको जो है वो 10th क्लास में थोड़ी सी आप जो है वो इसको अच्छे से पढ़ सको। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुंह में खाना आता है, मुंह में हमने कौर चपाया, और दांतों का क्या काम है? दांत जो है उस चबाए हुए कौर को टुकड़ों में बांट देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। इसी के साथ साथ ये जो लार ग्रंथियां होती हैं हमारे ऊपर और जीभ के नीचे भी होती है, लार ग्रंथियां होती हैं, ये लार उत्सर्जित करती हैं। लार क्या करती है? उस खाने को लसलसा बना देती हैं, यानी कि चिपचिपा बना लेती हैं, ताकि वो उबड़ खाबड़ ना रहे और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ताकि वो आसानी से जो है वो भोजन नली में जा सके, है ना। अगर खुरदुरा होगा तो यहाँ खरोचे आ जाएंगे अपनी भोजन नली में। इसके कारण से हमारे दांत उसको छोटा कर देते हैं, साथ ही लार ग्रंथियां उसको क्या बना देती है? चिकना बना देती है, लसलसा बना देती है। और आप ये भी बोल सकते हो उसमें जो है वो कुछ मात्रा में स्टार्च और पूरी जो शुगर होती है, शुगर को जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है। ये बाद में बात की बात है, अभी की बात ये रखो आप। मुंह में क्या हो जाता है? केवल कौर को क्या कर देता है? वो चिकना कर देता है और दांतों से तोड़ देता है ना। वो खाया हुआ भोजन जो है वो ईसोफोगस ईसोफेगस से आता है। ईसोफेगस यानी कि भोजन नली से नीचे आता है। भोजन नली से नीचे आता जाता है, यहाँ से आता है, और फिर कहाँ पर जाता है? स्टमक में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक यानी कि बोलते हैं इसको अमाशय। अमाशय। वो भोजन भोजन नली से कहाँ आ गया? आमाशय में आ गया। अब आमाशय क्या करेगा? उस भोजन को थोड़ी देर के लिए स्टोर करेगा, और इसकी जो दीवार होती है, ये जो इसकी आउटलाइन होती है, यहाँ से निकलता है एसिड। कौन सा एसिड? HCl। हाँ, दो चीजें निकलती हैं अमाशय से, एक तो एसिड निकलता है और एक अमाशयी रस निकलता है। अमाशयी रस। आप ये भी बोल सकते हो कि ये अमाशयी रस जो है वो दो तरह से मिलकर बना हुआ, दो चीजों से मिलकर बना होता है, जिसमें जो है वो एक एसिड रहता है और एक जो है कुछ एंजाइम रहते हैं, है ना। एंजाइम क्या होते हैं वो थोड़ी सी बात की बात है। अभी अपन मोटा माटी देख रहे हैं, मोटा माटी मतलब कि बड़ा बड़ा व्यू देख रहे हैं। तो वो खाना कहाँ पर आ गया? अमाशय में आ गया, स्टमक में आ गया। यहाँ अमाशय ने क्या करा? उसमें थोड़ा सा एसिड छोड़ दिया। एसिड छोड़ दिया, काहे के लिए छोड़ देता है एसिड? एसिड इसलिए छोड़ देता है कि खाना सड़े ना। वो खाना जो है वो कितनी भी देर तक यहाँ पर बना रहे, लेकिन वो सड़े ना, और उसमें जो कुछ बैक्टीरिया आ गए हैं गलती से। देखना आपकी बॉडी सॉरी, आपकी बॉडी ऑलरेडी इसलिए बनी हुई है कि वो बैक्टीरिया से लड़ सके। जब आप खाना खा रहे होते हो तो अगर उसमें कुछ मात्रा में बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया स्टमक में जैसे ही जाएंगे वहां पर एसिड के कारण से मर जाएंगे। एसिड के कारण से क्या हो जाएगा? वो मर जाएंगे। तो हमारी बॉडी ऑलरेडी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनी हुई है
है ना। इस केस में वायरस तक मर सकता है, जब वो पेट में आएगा तो वो वायरस तक यहाँ पर पेट में आने के बाद मर सकता है। फिर उसके बाद क्यों हमको कोरोना हो रहा है, कैसे क्यों कोरोना हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो दो सिस्टम होते हैं। अभी मैं जो जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो पाचन तंत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो खाली एरिया दिखता है यहाँ पर हमारे होते हैं फेफड़े, है ना। और ये जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस के ऊपर जो है वो एक और नली होती है, जो कि हमारे नाक से ये वाली जो नली आ रही है ना, यहाँ से एक और नली हो रही होती है जो हमको फेफड़ों से कनेक्ट करती है हमारे, है ना। वो नली यहाँ पर डिवाइड हो जाती है, जिसके बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे वो कैसे डिवाइड हो जाती है ना। तो ये चीज जो है वो फेफड़े भी होते हैं हमारे। तो जो कोरोना वायरस होता है वो फेफड़ों में आ जाता है, हमारे नाक के थ्रू जो है वो फेफड़ों में इंटर कर जाता है, जिसके कारण से जो है वो हमें कोरोना वायरस होता है। म्यूट कर दूं 2 मिनट ताकि खटपट खटपट बंद हो जाए। हाँ, तो हमको जो है वो कोरोना वायरस इस तरह से हो सकता है। अब क्या होगा, खाना कहाँ पर आ गया, आमाशय में आ गया, यहाँ पर एसिड मिल गया। अब खाना जो है वो धीरे धीरे आमाशय से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। आमाशय से नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये जो लीवर है, लीवर और जो ये गाल ब्लेडर है, गाल ब्लेडर छोटी सी ग्रंथि होती है, ये लीवर और गाल ब्लेडर क्या करेगा, इसमें थोड़ी मात्रा में जो लीवर, यानी लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, यकृत बोलते हैं, है ना। 2 मिनट में बता रहा हूँ, माउस खराब हो गया मेरा, सेल चेंज कर। इस लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस लीवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, है ना। ये दारू पीने से यही खराब होता है। ये लीवर क्या करता है, जो खाना आया हुआ है उस खाने को पचाने के लिए कुछ रस छोड़ता है, कुछ रस छोड़ता है। उसमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, अभी ये याद रख लो आप, केमिकल होते हैं, उनको हम एंजाइम बोलते हैं। एंजाइम कुछ केमिकल होते हैं जो कि भोजन का पाचन करने में मदद करते हैं, है ना, एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, भोजन को और ज्यादा पाचन करने योग्य बना देते हैं। मतलब कि क्या, उस भोजन को छोटे छोटे अलग अलग रूप में तोड़ देते हैं, प्रोटीन वसा कार्ब। आप मालूम है ना आपको, खाने में 4 चीजें होती हैं। पहला तो होता है प्रोटीन, दूसरा होता है वसा। हम जो भी चीज खाते हैं वो 4 चीजों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन के बाद होता है वसा, वसा के बाद होता है कार्बोहाइड्रेट, और चौथी चौथी चीज होती है विटामिन और खनिज लवण। विटामिन और खनिज लवण। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अच्छा लिख ही देता हूँ चलो। तो हर चीज जो भी हम खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं उनमें ये 4 चीज होती है, प्रोटीन वसा कार्बो। राइटिंग पे ध्यान ना दें, आपको मालूम है मैं पेन में लिख रहा हूँ तो फिर जाहिर सी बात है इसमें माउस से लिखने में दिक्कत जाती है। हर चीज में 4 चीज होती है, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन और खनिज लवण। ये 4 चीज होती हैं। हम मतलब कुछ भी खाएं, रोटी खाएंगे तो ये 4 चीज होगी, पापड़ खाएंगे तो ये 4 चीज होंगी, कुरकुरे खाएंगे तो ये 4 चीज होंगी, सब्जी खाएंगे कोई सी तो ये 4 चीज होंगी, यदि हम च्यवनप्राश खा रहे हैं तो ये 4 चीज होंगी, दूध पी रहे हैं तो ये 4 चीज होंगी। मतलब कोई भी खाना खाओ, मीट खाओ, मुर्गी का मीट खाओ तो ये 4 चीज होने वाली है, पड़े का मीट खाओ तो ये 4 चीज होने वाली है, मछली खाओ तो ये 4 चीज होने वाली है ना। मतलब वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, बनी किस चीज से, इन 4 चीज से है बस। वो कोई भी खाने की चीज ये 4 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, ये 4 चीज होती है ना। इसमें आजकल जो है वो खनिज विटामिन में जो है वो फाइबर को भी इंक्लूड किया जाने लगा है, फाइबर भी इसी में आने लगा है। फाइबर कंटेंट भी देखा जाता है आजकल खाना खाने से पहले। तो वो फाइबर क्या होता है, वो आप तो हर एक चीज का अपना अपना रोल भी होता है यहाँ पर, है ना। प्रोटीन जो है वो नई कोशिका बनाता है। अगर आपको मसल बनाना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, बॉडी बनाना है अपनी, तो प्रोटीन आपको जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन आपको नई कोशिकाएं बना कर देता है। वसा जो है वो जो है वो आपका बॉडी फैट जो है वो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। ये दोनों ही चीज, वसा और कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही जो है वो एनर्जी बनाने के लिए काम आती हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं। उसके बाद विटामिन खनिज लवण जो है ये बॉडी को इम्यून इम्यून क्षमता बढ़ा के रखती है, मतलब इम्यून मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती है। तो ये चारों चीजें ही जो हमको जरूरी होती हैं अलग अलग मात्रा में, सभी का अपना अपना यूज है। कभी इस पे भी चर्चा करेंगे अपन, क्या क्या यूज होता है इसका, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का, जब अपन को टाइम मिल जाएगा किसी दिन।
उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की बात ये है, अभी की बात आपको समझने वाली ये है कि यहाँ पर क्या करा, यकृत ने जो रस छोड़ा, उसके कारण से खाना इन 4 चीजों में डिवाइड हो जाता है। खाना और टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गया और इन चीजों में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि ये रस इसमें मिल गया ना, खाना यहाँ पर आया। याद रखें, खाना कहाँ पर आया, स्टमक में आया, पेट में आया। खाना को टुकड़ा टुकड़ा और ज्यादा उसमें एसिड मिला दिया गया, वो खाना जो है वो नीचे जा रहा था। ये यकृत से जाने वाला रस इसमें और मिल गया। जब ये रस मिल गया यहाँ पर, तो ये खाना जो है अब रस मिला हुआ पेनक्रियास, ये अग्नाशय जो है वो यहाँ पर, ये अग्नाशय भी कुछ रस छोड़ता है जिसको अग्नाशयी रस बोलते हैं। वो रस यहाँ पर जुड़ जाता है और वो फिर खाना कहाँ पर जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत कौन सी है, येलो पार्ट दिख रहा है ना जो आपका, ये वाली आंख, ये वाला जो है वो पीछे से, पीछे के आया। और ये छोटी आंत है, आपको ये छोटी आंत दिख रही है। छोटी आंत लंबी होती है। छोटी आंत कैसी होती है, लंबी होती है। तो ये आपको आंत दिख रही है, कैसे लंबी होती है, गुड़ी माड़ी कड़ी हुई होती है ना। इसको छोटी आंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि बड़ी आंत देखो कितनी चौड़ी है यहाँ पर, इसकी चौड़ाई और इसकी चौड़ाई कम है ना, इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोलते हैं। लेकिन ये छोटी, स्मॉल इंस्टेंटाइन बोलते हैं। छोटी आंत जो है वो लंबाई में बड़ी होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये बहुत लंबी होती है, 5 मीटर तक की लंबी हो सकती है। हर एक व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन 5 मीटर तक लंबी हो सकती है। तो आप समझ सकते हो, छोटी आंत में ये खाना आ जाता है। अब छोटी आंत क्या करती है, जो हमारा खाना आया हुआ है उसमें से ये 4 चीज जो अभी हमने बताई, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज, विटामिन, इन छोटी आंत इन चारों चीज को खाने में से अलग करती है और ब्लड में घोलने का काम करती है, खाने में, खून में घोलने का काम करती है, जिसके कारण से वो चारों चीज बॉडी के पूरे अंगों तक पहुंचाई जा सके, सभी अंगों तक पहुंचाई जा सके। क्योंकि देखो, सभी को अपनी अपनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि आप पेंसिल चला रहे हो तो आपको हाथ की ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यहाँ पर नई कोशिकाएं चाहिए। यदि आप कोई वेट उठा रहे हो तो आपको मसल की ज्यादा जरूरत होगी, मसल ज्यादा चाहिए पड़ेगा तो आपको प्रोटीन की जरूरत होगी। तो यहाँ छोटी आंत उन चारों चीजों का अवशोषण करती है और फिर खून में घोलकर बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचाती है, डिफरेंट डिफरेंट अंगों तक पहुंचाती है। उसके बाद क्या होता है, छोटी आंत क्या करती है, खाने को फिर बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देती है। खाना जो है वो बड़ी आंत में आ जाता है। बड़ी आंत क्या करती है, बड़ी आंत में भोजन का पाचन लगभग लगभग खत्म हो चुका होता है। भोजन फिर उसके बाद क्या करा जाता है, बड़ी आंत में आकर धीरे धीरे मूव करता जाता है। बड़ी आंत से यहाँ पर आता है। बड़ी आंत में क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत कुछ बच चुका है भोजन में, वो अवशोषित कर लिया जाता है। उसके बाद बड़ी आंत से होता हुआ भोजन जो है वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एनस को हिंदी में बोलते हैं गूदा द्वार। गूदा द्वार मतलब कि जहाँ से पोटी की जाती है, तो वो गूदा द्वार द्वारा जो है पोटी के रूप में जो है वो हम इसको बाहर निकाल देते हैं खाने को। तो जो पोटी होती है वो हमारा खाया हुआ खाना ही होती है, लेकिन उसमें से क्या होता है, उस खाने में से हमारा शरीर जो है वो हमारे शरीर के लायक जो जरूरी तत्व है वो अवशोषित कर लेता है, वो निकाल लेता है। और बाकी का बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो है वो हमारी बॉडी के द्वारा निकाल दिया जाता है, एनएस के द्वारा निकाल दिया जाता है। एनएस के ऊपर रेक्टम होता है। रेक्टम एक ऐसी नली है जो कि एनएस के द्वार को, एनएस को खोलने और बंद करने का काम करती है ना। यहाँ पर ये अपेंडिक्स भी होता है, याद है अपेंडिक्स का आपको, बहुत सारे लोगों को बीमारी हो जाती है। अपेंडिक्स जो है वो बड़ी आंत में एक ये हिस्सा होता है जो कि कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो अपेंडिक्स की बीमारी हो जाती है और इसके लिए ऑपरेशन करना होता है, जिसके कारण से इस नस का जो है वो बड़ा हुआ हिस्सा को अलग कर दिया जाता है। तो अपेंडिक्स जो है वो बहुत कॉमन बीमारी है जो बहुत सारे लोगों को इंडिया में हो जाती है। तो ये था पाचन तंत्र, वो मनुष्य का पाचन तंत्र। खाना कहाँ से आया, मुंह से आया, मुंह से लसलसा होकर भोजन नली से आया। भोजन नली को क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। भोजन नली से कहाँ आया, स्टमक में आया, जिसको क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। अमाशय में क्या जुड़ा, उसमें एसिड जुड़ गया। फिर उसके बाद आगे आया तो यकृत ने उसमें रस मिला दिया। गाल ब्लेडर ने भी, गाल ब्लेडर यकृत में का अंग होता है। जो गाल ब्लेडर होता है ना हरे कलर का, ये यकृत के अंदर ही पाया जाता है, ऐसा बोल सकते हो आप। यकृत ने यानी कि लीवर ने अपना उसमें खाना उसमें रस मिला दिया। पेनक्रियास ने उसमें अपना रस मिला दिया, काय के लिए, ताकि छोटी आंत जो है वो 4 चीजों को अवशोषित कर सके। इसलिए ये लोग रस मिलाते हैं, कुछ केमिकल मिलाते हैं खाने में, है ना। वो केमिकल पेट छोटी आंत में आते हैं तो वो आसानी से 4 चीजों को निकाल लेते हैं। बचा हुआ भोजन बड़ी आंत में चले जाता है और बड़ी आंत से होता हुआ बाहर कर दिया जाता है गुदा द्वार के द्वारा। ये हो गया बड़ी इसके बारे में। अच्छा, कई बच्चों को किडनी और लीवर में फर्क नहीं पता होता है। किडनी और लीवर में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, दोनों में फर्क क्या है ना। उसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ मैं। अभी जो मैंने आपको बात करी थी वो लीवर की बात करी थी। यहाँ पर ये लीवर क्या होता है,
लीवर जो है वो आपका भोजन को पचाने के लिए काम आता है। लीवर नहीं, लीवर 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 की बात है। लीवर जो है वो भोजन। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात करूं, अपने शरीर में लीवर के बारे में बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से तंत्र मौजूद हैं और किस किस कौन कौन सा तंत्र जो है वो किस किस काम आता है। देखो, एक तो हमारे बॉडी में तंत्र है जिसको हम बोलते हैं पाचन तंत्र, जो कि अभी आपने देखा, डाइजेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं, है ना। एक पाचन तंत्र है जो भोजन के पचाने के काम आता है। दूसरा है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र काहे के काम आता है? वो सांस लेने के काम आता है, जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रदान करता है और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर भी निकालता है। तो हम जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, हमारी बॉडी में पूरी फैल जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है तो वो हमारी बॉडी के थ्रू, पूरी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही होती है वो सांस के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है। तो पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, इसके साथ साथ उत्सर्जन तंत्र भी है। मेरा माउस, 2 मिनट। इसके साथ साथ उत्सर्जन तंत्र भी है। उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र क्या करता है? उत्सर्जन तंत्र जो है वो हमारी बॉडी से पूरी वेस्ट मटेरियल जो उत्सर्जन, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे ना, उत्सर्जन लिख रहा हूँ मैं, बहुत स्लो लिख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा माउस ने धोखा दे दिया मेरे को। मैं आपको जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ। एक उत्सर्जन तंत्र भी है, इसके साथ साथ परिवहन तंत्र भी है ना। एक परिवहन तंत्र भी होता है। राइटिंग पे ध्यान मत देना। परिवहन तंत्र किसको बोलते हैं? ब्लड फ्लो, ब्लड का जो है वो हार्ट के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाना, हार्ट, उसमें हार्ट वगैरह आता है। तो इन इन ये 4 प्रमुख तंत्र हैं हमारे बॉडी में। ये चारों तंत्र के अलग अलग काम होते हैं। पाचन तंत्र आपने देखा, खाने का पाचन करता है। श्वसन तंत्र क्या करता है? ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। इसके अलग अंग है, पाचन तंत्र के अलग अंग है, श्वसन तंत्र के अलग अंग है, उत्सर्जन तंत्र के अलग अंग है, और परिवहन के अलग अंग है ना। सभी के अलग अलग अंग है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, अगर पाचन तंत्र की बात करें तो अभी आपने देखा, इसमें लार ग्रंथियां आती हैं, स्टमक आता है यानी कि अमाशय आता है, अग्नाशय आता है, यकृत आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, गुदा द्वार आता है। इसमें कि ये वाले अंग आते हैं जो अभी आपने देखे। श्वसन में कौन से अंग आते हैं? श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़े। फेफड़े नाम सुना है? लंग्स। लंग्स जो होते हैं वो हमारे किस काम आते हैं? सांस लेने और छोड़ने के काम आते हैं, फेफड़े, है ना। श्वसन में फेफड़े और नाक हमारे प्रमुख अंग है श्वसन के लिए। उत्सर्जन के लिए कौन से अंग है? उत्सर्जन मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी क्या करती है? कुछ वेस्ट मटेरियल बनाती है। उत्सर्जन एक तो हमारा जो है वो पाचन तंत्र के द्वारा होता है, जाहिर सी बात है, आपने देखा गुदा द्वार के द्वारा हम पोटी करते हैं। और उत्सर्जन जो होता है वो हमारी पेशाब वाले तंत्र को बोलते हैं। हमारी बॉडी में से जो हमारी यूरिन होती है, जो हमारी यूरिन पास जो करते हैं हम, उस यूरिन में होता है यूरिया। हमारी बॉडी में जितने भी हानिकारक तत्व होते हैं ना, वो क्या करती है? हमारी किडनी क्या करती हैं? उस हानिकारक खून खून वो खून में ही घुली हुई होती है, जाहिर सी बात है। उस खून को क्या करती हैं? छानने का काम करती हैं। किडनी क्या करती हैं? खून को छानने का काम करती हैं, और जो भी खराब चीज होती है उसको पानी में घोलकर मूत्र के माध्यम से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है उसको। तो जो आपकी उत्सर्जन तंत्र होता है, इसका प्रमुख अंग है किडनी, जो कि काय की तरह काम करती हैं, फिल्टर की तरह काम करती हैं, हमारी बॉडी में से हानिकारक चीज निकाल देती हैं। तो अब इस वाले डायग्राम में आपको किडनी नहीं दिखाई देगी, है ना। आपको इस वाले पाचन तंत्र में यकृत जरूर दिखाई दे जाएगा, लेकिन किडनी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो उत्सर्जन तंत्र में काम होता है। अभी क्या पढ़ रहे हो आप? डाइजेशन सिस्टम पढ़ रहे हो, यानी कि पाचन तंत्र पढ़ रहे हो। उत्सर्जन के लिए किडनी वो होती है, तो किडनी जो है वो भी यहीं कहीं होती है। जब आप डाइजेशन पढ़ोगे वो भी आपको पता चलेगा, किडनी जो है वो इस एरिया में होती है। और किडनी बीन्स आपने देखी होगी। राजमा देखा है? राजमा इस शेप का होता है ना, राजमा। तो वो राजमे के शेप में जो है वो किडनी होती है, और उसमें जो है वो मूत्र नली जा रही होती है। वो किडनी ऐसी होती है अपनी, दो मूत्र नली जाती है, मूत्र वाहिका बोलते हैं इनको। किडनी उसके थ्रू जो है वो फिर यहाँ पर जो है वो मूत्राशय होता है। आपने हम की वीडियो देखी होगी, हमको यूरिन क्यों नहीं रोकना चाहिए, है ना। तो ये मूत्राशय होता है, यहाँ पर जो है मूत्र जमा हो जाता है, और किडनी जो है वो क्या करती है? खून को छानने का काम करती है, और वो हानिकारक चीजों को मूत्र के द्वारा बाहर निकालती है। परिवहन में कौन आता है? परिवहन में सबसे मेन अंग है हृदय। हृदय जानते हो आप? हार्ट, है ना। हार्ट क्या करता है? खून को जो है वो पंप करने का काम करता है। तो हृदय अंग है इसका।
और इसी के साथ साथ इसमें जो है वो छोटी छोटी नलियां भी यूज कर दी जाती हैं, जिनको हम धमनी और शिरा बोलते हैं। धमनी और शिरा, ये दोनों ही जो है वो नलियां हैं जो हमारी पूरी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, और इन्हीं के थ्रू जो है वो हमारी खून जो है वो आता और जाता रहता है ना। खून जो है वो आता जाता है। जो शिरा होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती हैं। ज्यादा डिटेल में अभी मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया है, बेसिक बता दिया है कि हमारा शरीर में कैसा अंग होता है, और ज्यादा डिटेल में आप ये पूरा सिस्टम पूरा चैप्टर बाकायदा 10th क्लास में पढ़ोगे बहुत अच्छे से। अभी मैंने आपको केवल बेसिक बताया है। तो अब होता क्या है, जब हमारा शरीर के इतने सारे तंत्र ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे होते, कोई सा भी तंत्र अगर बिगड़ जाए, हो सकता है आपको जैसे कोरोना के केस में श्वसन तंत्र पे असर कर रहा है ये वाली बीमारी, तो श्वसन सांस लेने में तकलीफ हो रही है ना। या फिर आपको जो है वो पीलिया हो गया, पीलिया में क्या होगा, जो आपका लीवर रहेगा वो लीवर जो है वो काम करना कम कर देगा, या फिर खराब हो जाएगा। या फिर आपने शराब ज्यादा की तो लीवर जो है वो डैमेज हो जाएगा, आपका खाना पाचन नहीं होगा आपका, है ना। तो कई बार ऐसा होता है, आप देखोगे कई शराबियों को, जिनको शराब की लत हो जाती है, उनको यदि आप बोलोगे कि आप शराब पीना बंद कर दो, तो उनको वो अगर वो शराब नहीं पियेंगे ना तो उनका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शराब ज्यादा पीने से उनका लीवर जो है वो खराब हो गया है। लीवर वो रस छोड़ ही नहीं पा रहा है जो कि खाने को पाचित कर सके। उसके कारण से क्या होगा, खाना ठीक ढंग से पाचन नहीं होगा, और हमारी बॉडी जो है वो जब खाने खाने का ठीक ढंग से पाचन नहीं होना मतलब वो खाने में से प्रोटीन वैसा कार्बोहाइड्रेट नहीं निकाल पाएंगी छोटी आंत, है ना। और वो क्या करेगा, हम जो खाना खाएंगे वो वैसा के वैसा जो है वो बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि आपका लीवर डैमेज हो गया है, वो रस नहीं छोड़ पा रहा है, जिसके कारण से आप प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाए उसके बॉडी में जा ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण से आपकी बॉडी कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे जो ज्यादा शराब पीते हैं वो मोटे नहीं दिखते, वो पतले हो जाते, सुखते हो जाते। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाने में से निकाल ही नहीं पा रही है ना। शराब के कारण से उनका लीवर डैमेज हो चुका है, उसके कारण से वो जो है वो दुबले होते जाते हैं। कुछ मात्रा में अगर शराब ली जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, शराब का यूज जो है वो दवाइयों में किया जाता है। कई प्रकार की खांसी की दवाइयों में अल्कोहल मिलाई जाती है, एथिल अल्कोहल मिलाई जाती है। तो अगर दवाई के रूप में उसका सेवन किया जाता है तो वो जो है वो सही हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ शराब पीजिए, नहीं। वो शराब आप दवाई के रूप में ले रहे हैं वही काफी है ना। अगर कोई खांसी की दवाई ले रहे हैं आप, वो उसमें अगर अल्कोहल है तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर कंपोजिशन पढ़ेंगे, बहुत कम मात्रा में होती है, मतलब कुछ बूंद होती है, इतना समझ सकते हो आप। अगर एक दवाई की शीशी है तो उसमें जो है वो मुश्किल से 1 चम्मच जो है वो एथिल अल्कोहल होगी, तो वो उतनी मात्रा में। और जब आप उस दवाई में 1 चम्मच दवाई लेते हो तो कितनी बहुत कम मात्रा आपकी बॉडी में आती है अल्कोहल की, और उतनी मात्रा जो है वो काफी होती है आपकी बॉडी को संभालने के लिए या अच्छा बनाने के लिए, है ना। तो वो काफी होती है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में शराब की दिक्कत ही यही होती है। जब कोई व्यक्ति शराब एक बार ले लेता है तो उसको जो है वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा माइंड जो है वो कुछ केमिकल रिलीज करने लगता है, जिसके कारण से उसको खुशी महसूस होती है, वो अपना पूरा दुख भूल जाता है। जिसके कारण से माइंड क्या बोलता है, अरे ये चीज तो बढ़िया है यार, मेरे को जो है वो पुरानी दुखी चीज याद ही नहीं रह रहे हैं इसके कारण से। माइंड बोलता है ये चीज मेरे को और चाहिए, ये चीज मेरे को और चाहिए, जिसके कारण से आपको जो उसकी लत लग जाती है और फिर बॉडी डैमेज होना चालू हो जाती है। इसलिए शराब बेकार है ना। अगर कुछ मात्रा में जो दवाई के रूप में, खांसी की दवाई के रूप में ली जा रही है, वो आपको नुकसान नहीं करेगी, वो आपको फायदा करेगी, है ना। तो ये बात है, आपको ये था बॉडी का सिस्टम आपका। इसी बॉडी का जब यही बॉडी जो है वो खराब होने लगती है, तब हम बोलते हैं कि बॉडी का कोई भी अंग जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो जो है वो हमको जो है वो हमारी बॉडी जो हम बोलते हैं कि हम बीमार होने लगे, है ना। तो जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारी बॉडी में लगातार एक प्रक्रिया चलती रहती है, जैसे हृदय धड़कता रहता है, फेफड़े सांस ले लेते हैं, वृक्क को बोलते हैं किडनी, है ना। निस्पंदन मतलब होता है छन्ना, फिल्ट्रेशन, है ना। किडनी में छन्ना, क्या छन्ना? खून का छन्ना। तो वृक्क में निस्पंदन, किडनी में खून का छन्ना द्वारा मूत्र बनता है, मस्तिष्क सोचता है। ये सारे अंग जो है वो हमारे काम कर रहे होते हैं। मैंने एक अंग आपको, एक तंत्र आपको बताया नहीं है, वो भी वो भी एक सिस्टम है जिसको हम जो है वो तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। वो भी हमारी एक बॉडी में सिस्टम है, उसके बारे में अपन कभी और चर्चा करेंगे। अभी मेरे को आपको चैप्टर से रिलेटेड करना था, इसलिए बेसिक पढ़ाया मैंने आपको। ये सभी प्रक्रियाएं परस्पर संबंधित हैं। उदाहरण, यदि हम वृक्क में निस्पंदन ना हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्रित हो जाएंगे।
रक्त में स्पंदन मतलब कि हमारी किडनी फिल्ट्रेशन ना करे, खून को छाने ना, तो हमारी बॉडी में जो है वो हानिकारक विषैले पदार्थ जो है वो जमा हो जाएंगे, जहरीली चीजें जमा हो जाएंगी, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होने लगेगा। इस परिस्थिति में मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी पारस्परिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा और कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, अर्थात कोशिकाओं को ऊतकों को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे कोई भी कारक जो कोशिकाओं ऊतक को उचित प्रकार से कार्य करने से रोकते हैं, वह हमारे शरीर की समुचित प्रक्रिया में कमी का कारण होगा। उपरोक्त सभी, तो सिंपल सी बात आपको यही बताना चाह रहे हैं, ये सारे तंत्रों को काम करने के लिए हमारे बॉडी अंगों का सही से काम करना जरूरी है। उदाहरण के लिए हमारी अगर किडनी ढंग से काम करे तो मस्तिष्क जो है उसको संकेत भेजता है कि यार गलत हानि बॉडी में हानिकारक चीजें ज्यादा हो रही हैं, तुम खून को छानना चालू करो। तो मस्तिष्क उस अंग को जो है, मस्तिष्क एक तरह का नेता है, पूरी बॉडी का जो है वो राजा है। वो सभी अंगों को निर्देश भेजता है कि आप हाथ को ऐसे मोड़ो, या फिर पैर से चलना चालू करो, या किडनी को या हृदय को बोलता है कि आप तेज तेज धड़को, कम मध्यम धड़को। सब चीजें का नियंत्रण जो है वो मस्तिष्क कर रहा होता है ना। और किसकी सहायता से? अंगों की सहायता से। अंग कहाँ से बने? कोशिका से। तो वो कोशिकाएं लगातार काम करती रहती है हमारी बॉडी में, अभी भी जो है वो करोड़ों कोशिकाएं लगातार काम कर रही है ना। लगातार करोड़ों में सोच समझ के बोल रहा हूँ, करोड़ों कोशिकाएं जो हमारी बॉडी में अभी भी काम कर रही हैं। आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, खाली बैठे हुए हो, उसके बाद भी लाखों से करोड़ों कोशिकाएं आपकी बॉडी में जो है वो काम कर रही होंगी, आप खाली बैठे होंगे तब भी, है ना। तो कुछ भी ऐसी बाहरी चीज जो इन कोशिकाओं को इनके काम करने से रोकती है या इनके काम में बाधा उत्पन्न करती है, उसको बोलते हैं हम बीमार हो जाना या रोग हो जाना, उसको बोलते हैं रोग हो जाना। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं? तब हम बीमार कहलाते हैं, तब हम रोगी कहलाते हैं। बीमार और रोगी में क्या फर्क होता है वो भी अपन चर्चा करेंगे। अब अपना आधा टाइम जो है वो यही खत्म हो रहा है। एक बार फिर से ज्वाइन करिए ताकि मैं आपको चैप्टर और अच्छे से, ये इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, एक बार और इंट्रोडक्शन दिया मैंने और अच्छा डीपली समझाया आपको। आगे जो है वो फिर से ज्वाइन करिए आप लोग सभी, ताकि अपन फिर से समझ सकें चैप्टर को। एक बार फिर से ज्वाइन करो सभी।